नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज 14 टुडे और न्यूज 14 टुडे पर आज हम बात करेंगे कल हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, अमरोहा समेत 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। हालांकि जहां अमरोहा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ तो वहीं मथुरा में सबसे कम मतदान प्रतिशत हुआ। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरठ से वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर चौहान साहब, उनका स्वागत करते हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है। और वहीं मथुरा से हमारे साथ सुरेश सैनी जी जुड़ चुके हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि मथुरा भी अपने आप में हॉट सीट रही है। हेमा मालिनी वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार इस बार वक्त अपनी किस्मत आजमाई है। हालांकि मथुरा में जो है वोट परसेंट बहुत कम हुआ है, जिसको लेकर के खासी निराशा प्रत्याशियों के बीच में देखी जा रही है। सबसे पहले मेरठ का रुख करते हैं। सुधीर जी, जिस तरह से अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने जो रामलीला में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल पर इस बार चुनाव मैदान में दांव खेला है, तो वहीं जो वो तमाम पार्टियों के नेता है, इंडिया गठबंधन से सुनीता वर्मा चुनाव मैदान में रही है, तो किस तरह की फाइट वहां पर देखी गई है, क्योंकि कल मतदान प्रतिशत ठीक ठाक हुआ है। रोशन जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ फाइट तो शुरू से ही बड़ी मतलब रोचक थी। अरुण गोविल के आने के बाद से ही यहाँ पे चूंकि एक बड़ा चेहरा था, एक सेलिब्रिटी चेहरा था। आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें भी एक जोश था। जहां तक कि वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें मेरठ के ही, तो उनमें थोड़ा सा इस बात को लेकर के था कि मेरठ के किसी नेता को ना चुन करके उन्होंने बाहर के व्यक्ति को यहाँ का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन फिलहाल वे सबके सब साथ में लगे, चुनाव लड़ाया उनको। हालांकि इस बार चुनाव में जो नई चीज देखने में आई, जहां अब तक जो चुनाव होते थे 2014 से अगर हम देखें, तो 2014 का 2019 का जो चुनाव हुआ वो उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर जनता बटी हुई होती थी और उसी के आधार पर वोटिंग होती थी। लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई है वो धार्मिक आधार पर कम हुई है और जातीय आधार पर ज्यादा हुई है। देखा जाए तो कहीं राजपूत समाज बटा हुआ था, कहीं त्यागी समाज नाराज था, कहीं सैनी समाज नाराज था, कहीं कश्यप समाज नाराज था। तो जातियां जो है कहीं नाराज नजर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ही वो कोर वोटर माने जाते हैं जो नाराज थे। और काफी हद तक वोटिंग के दिन तक, कल जब यहाँ वोटिंग हुई तो वोटिंग के दिन तक काफी हद तक बीजेपी ने इस चीज को मैनेज भी कर लिया और काफी हद तक अपने पक्ष में उनकी वोटिंग को करने में कामयाब भी रहे। लेकिन देखा जाए अगर मेरठ की वोटिंग कैसी रही, तो मेरठ की वोटिंग ये रही कि एक तरफ मुस्लिम मतदाता और दूसरी तरफ जो बसपा का जो कोर वोटर माना जाता है, एसटी वोटर माना जाता है, वो सारा का सारा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में नजर आया। वो इसलिए भी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया था वो एसटी समाज से था। तो इस बात को लेकर के जो बसपा का कोर वोटर था वो सारा का सारा ट्रांसफर इधर ही होता नजर आया। तो जहां एक तरफ पहले जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को ये लेकर के चल रही थी कि लगभग हम बिल्कुल क्लियर जीत जाएंगे, तो इस तरह से जो वोटों का ध्रुवीकरण एक साइड में हुआ है, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है। सुधीर जी, अगर हम बात करें मेरठ की, मेरठ में ऐसा शायद पहली बार हुआ पिछले 25 सालों में जब किसी भी पार्टी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं था। कहें तो हिंदू समुदाय से तीनों पार्टी से प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन मुकाबला किस तरह का देखा जाए इस बार? देखिए, मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था यहाँ किसी पार्टी पे, थे भी तो बड़े छिटपुट रूप से थे, छोटी मोटी पार्टी थे, लेकिन उनके पक्ष में मुस्लिम वोट नहीं था। तो मुस्लिम वोट जो अब तक हमने फील्ड में गए लोगों से बात की तो पता लगा कि मुस्लिम वोट चाहता था कि कांग्रेस की तरफ जाए, लेकिन चूंकि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, गठबंधन का कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी का, तो सीधा सीधा फायदा, क्योंकि सेंट्रल में अगर दो मुख्य पार्टियां देखी जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, तो देखा ये जाता है कि कांग्रेस ही उसका मुकाबला कर सकती है। तो जो मुस्लिम वोटर था कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पक्ष में था और कांग्रेस के पक्ष में होने के चलते ही वो जो मुस्लिम वोट बैंक था वो इस तरफ यानी समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट होता नजर आया। और टोटल अगर हर बार एआईएमआईएम के कैंडिडेट अगर यहाँ पे आता था तो वोट डाइवर्ट हो जाता था, या बीएसपी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को अगर यहाँ पे टिकट देती थी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट थोड़ा सा डाइवर्ट होता था। लेकिन चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था और इस कारण से सारा का सारा जो मुस्लिम वोट बैंक था वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी की तरफ गया है।
तो रही बात, जी। बीएसपी ने इस बार कैंडिडेट थोड़े से अच्छे उतारे थे जो पिछली बार चुनाव हुआ था उसके मुकाबले थे, और कहीं ना कहीं जातीय जो उन्होंने थोड़ा सा आंकड़ा अपना लगाया है बीएसपी ने, और हर सीट पे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही वो टक्कर देती नजर आई है, बीजेपी का ही नुकसान करती नजर आई है। और मेरठ में भी ऐसी था, मेरठ में उन्होंने त्यागी समाज के व्यक्ति को टिकट दे करके कहीं ना कहीं त्यागी समाज जो नाराज चल रहा था बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं उसको एक आधार देने की कोशिश की कि वो वोट बैंक अगर नाराज है बीजेपी से तो वो बीएसपी की तरफ आ जाए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी लास्ट तक आते आते उनको मैनेज करने में कामयाब सुधीर रही। जी, यहाँ कई बार देखने में आया, कई सारी वीडियो भी वायरल हुई है, अरुण गोविल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने पूरे चुनाव में जब भी कोई पत्रकार साथी ये सवाल करता था कि आपके पास मुद्दे क्या, तो वो अक्सर यही कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव जीतने तो उसके बाद मुद्दों पर बात करेंगे। तो कहीं ना उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जाट पहले से नाराज है। अब गाजियाबाद में 21 अप्रैल को जो मीटिंग हुई है भाजपा के खिलाफ। देखिए, अगर इस बात की बात करें कि मुद्दे क्या हैं, पत्रकारों ने पूछा, हमने भी पूछा उनसे सवाल, लेकिन एक वो सेलिब्रिटी को टिकट देने के बाद मेरठ के मैदान में यहाँ पे चुनावी समर में उतारा है, और क्योंकि उनको यहाँ के बारे में पूर्ण रूप से, हालांकि कहते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने यहाँ एजुकेशन पाई थी, लेकिन तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर मेरठ के अंदर आ गया है। और मेरठ के अंदर जब जमीन आसमान का अंतर तब में और अपना आ गया है, तो हाल फिलहाल के मुद्दे ये वास्तविक है, उनको नहीं पता होंगे, उनको नहीं पता होंगे बिल्कुल भी कि क्या मुद्दे हैं, यहाँ सड़कों के, रोजगार के, या इस तरह के मुद्दे उनके बारे में नहीं पता, क्योंकि इससे पहले जो उनका सफर था एक अभिनेता के रूप में था, नेता के रूप में था ही नहीं। तो इससे चूंकि वो मेरठ से जबकि मुद्दे तो आम जनता को भी पता होते हैं कि भाई जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है, तो सवाल ये भी होता है कि मेरठ की जनता ने इस बार किन मुद्दों को लेकर के ज्यादातर मतदान किया, क्योंकि मतदान प्रतिशत फिर भी कम रहा है। मतदान प्रतिशत इसलिए कम भी रहा है मेरठ की, अगर मैं खाली बात करूं तो मेरठ में देखो, मुस्लिम इलाकों में जो मैं गया हूं, और जो एससी वोट बैंक जहाँ पे कॉमन रहता है वहां पे मैं गया हूं, वहां पे वोट बैंक जो ये वोट परसेंटेज वो बड़ी अच्छी गई है। लेकिन जो पूर्व इलाके वहां पे वोट परसेंटेज डाउन गई है, या कहा जाए कि जो बीजेपी के जो नेता हैं, यहाँ के लोकल नेता, वो उन वोटों को घरों से निकालने में कुछ हद तक फेल रहे हैं, नहीं उदासीन रहे हैं, क्योंकि बाहर का कैंडिडेट था, इसलिए भी कहीं वो सक्रियता बीजेपी के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता थे मेरठ के, व्यापारी नेता थे, वो कहीं उनकी सक्रियता नजर नहीं आई जो आमतौर से चुनाव में नजर आती थी, जिसके कारण से ये हुआ कि वोटिंग परसेंटेज उन इलाकों में डाउन रहा, जो कि बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, बीजेपी का पूरा वोट बैंक वहां पर था, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज डाउन रहा है। सुधीर जी, आप बने रहिए, अब हम सीधा रुख कर लेते हैं मथुरा से। सुरेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, आप किस तरह से देखते हैं पूरे मतदान को, क्योंकि कल मतदान हुआ और सबसे कम प्रतिशत मतदान मथुरा में इस बार हुआ है? जी बिल्कुल, धन्यवाद रोशन जी। और मैं आपको बता दूं, चूंकि मथुरा एक धार्मिक नगरी है, लेकिन उसको देखते हुए जिस तरह से पूरे जो 8 जिलों में कल यूपी में वोटिंग हुई थी, उन सब में जो मतदान कम प्रतिशत रहा है वो मथुरा रहा है। यानी एक तरह से कहें तो जो यहाँ की हेमा मालिनी जो प्रत्याशी हैं, वो 2 बार यहाँ रही, और उनके खिलाफ अगर एक तरह से कहें, हालांकि जो वोट पड़ा है वो मोदी जी के नाम पे पड़ा है, मोदी को लोग पसंद करते हैं, देश हित में लोगों ने जो वोट किया है, और प्रतिशत कम रहने का असली जो जहां तक हमने जो उसको सोचा है, देखा है कि जो नाराजगी हेमा मालिनी के खिलाफ है, उस जगह को देखते हुए ये वोटिंग कम हुई है। यानी जो लोग बहुत सारे जो भाजपा के गढ़ माने जाते थे, जो पोलिंग बूथ, वहां पर भीड़ नहीं पहुंची वहां पर, जबकि जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे से पहले से कई लोगों तरह से अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए प्रचार प्रसार की काफी व्यवस्था की, लोगों को जागरूक करने की व्यवस्था की, स्कूलों में जा जाके, दुकानों पर होल्डिंग बैनर लगा करके, स्कूल रैलियां निकाल कर, यातायात वाहनों के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 49.49% का जो वोटिंग हुई है, यानी 50% तक भी, 50% नीचे ही वोटिंग रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से, चूंकि बहुत सारे मतदाता ऐसे थे जो चूंकि इस समय एक तो बात ये थी कि कांग्रेस की तरफ से जो मुकेश धनखड़ उतारे गए, वो बहुत बड़े नेता नहीं थे, एक जमीनी कार्यकर्ता है। उधर बसपा की तरफ से सुरेश सिंह चौधरी, जो कि पहले आपसे ये जिस तरह से ये यहाँ पर वोट परसेंट बहुत कम रहा है मथुरा में, उसका खामियाजा किस दल को भुगतना पड़ेगा? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नाराजगी उसके खिलाफ थी। जी बिल्कुल,
जो कम वोटिंग प्रतिशत रहा है उसका खामियाजा निश्चित तौर पर भाजपा को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो अन्य पार्टी का जो वोट है या कहें मुस्लिम वोट है या गठबंधन का जो अपना वोट है, वो वोट पूरी तरह से कहें तो लगभग 80-90% डला है। यानी जो वोट प्रतिशत कम रहा है उसमें भाजपा का वोट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने किसी और को वोट देना नहीं चाहते और भाजपा को वो जिताना नहीं चाहते, तो इस तरह से उन्होंने वोट देना ही ना समझा। तो इस तरह जहाँ पे जो मुद्दे क्या थे जो जनता के पास मथुरा में, जिनको लेकर के जो 49% मतदान हुआ तो वो कर पाए हैं वो लोग, मुद्दे क्या थे स्थानीय मुद्दे वहां पे? जो मतदाता वोटिंग स्थल पर पहुंचे, मतदान करने पहुंचे, उनमें सिर्फ एक चीज थी, क्योंकि मथुरा में हेमा मालिनी 2 बार से रह चुकी, उन्होंने पहले कहा था कि मैं तीसरी बार नहीं लड़ूंगी, लेकिन वो उसके बावजूद भी तीसरी बार चुनाव प्रत्याशी बनी और चुनाव लड़ रही है और अब वोटिंग भी हो चुकी है। तो यानी जिस तरह से यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना पॉल्यूशन का। यमुना पॉल्यूशन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं और यमुना का प्रदूषण जब उसकी काली माँ को काले रंग को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आहत होते हैं। उसके साथ साथ दूसरा मुद्दा है यहाँ पर बंदरों का। बंदर इतनी बड़ी संख्या में शहर में कि हर महीने 15 दिन में किसी न किसी व्यक्ति को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है उनके अटैक झेलने पड़े। जहां तक कि मैं कहूँ तो लगभग कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसको लेकर के कई बार प्रशासन से लोगों ने मांग करी कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। प्रशासन ने 1-2 बार कुछ फॉर्मेलिटी करने के लिए बंदर पकड़ो अभियान शुरू किया, लेकिन वो फिर वहीं की वहीं ठप हो गया। सुरेश जी, अगर हम बात करें 2009 के लोकसभा चुनाव की, तो मथुरा से रालोद अध्यक्ष है प्रेजेंट जो जयंत चौधरी, वो यहाँ पर सांसद चुने गए थे। उसके बाद 2014 में हेमा मालिनी चुनी गई, 2019 में हेमा मालिनी चुनी गई, तो इस बार गठबंधन के साथ है रालोद। किस तरह से समीकरण देखते हैं वहां पे? बिल्कुल, एक बार जब हेमा मालिनी चुनाव लड़ी, जयंत चौधरी के खिलाफ लड़े थे, इसी हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को हराया था और उसके बावजूद आज वही जयंत चौधरी हेमा मालिनी के लिए वोट कर रहे हैं, यानी वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं जो जाट लोग थे वो खफा थे। हालांकि जयंत चौधरी ने उनको मनाने की कोशिश की, यहाँ पर रैलियों में बोला भी कि भाई अब जो पुराना बिछड़ा उसको भूल जाइए और नए एक जोश के साथ भाजपा को वोट करिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो नाराजगी थी, वो जो बसपा के प्रत्याशी चौधरी सुरेश सिंह यहाँ उतारे गए, जाटों का काफी रुझान उनकी तरफ देखने को मिला और बाकी कुछ जो नाराजगी थी। हालांकि अभी जो लोकदल के जो नेता हैं, उनको अभी परसों जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 24 घंटे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लोकदल के नेताओं को भाजपा के द्वारा जो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, यानी कि स्पष्ट कहा कि उन्होंने कि जो लोकदल के जो नेता हैं, लोकदल के जो प्रतिनिधि हैं, उनको भाजपा के प्रत्याशी और नेताओं द्वारा घास तक नहीं डाली जा रही है। तो इसका भी असर देखने को मिल रहा होगा और उसी का कारण है कि वोट प्रतिशत 50% तक भी नहीं पहुंच पाया। जो वोट प्रतिशत कम से कम 60 से 65% होना चाहिए था, लेकिन वो 50 से नीचे ही डाउन हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो उम्मीद भाजपा के नेता या हेमा मालिनी प्रत्याशी जो है वो कह रहे थे कि हम 5 लाख पार, 7 लाख पार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 3 लाख से 2.5 लाख से ऊपर जा पाएंगी। अगर मान लीजिए जीत होती है तो, है ना, और अगर बाकी तो 4 जून को पता चलेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो धनगर समाज से हैं, एससी में आते हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का उनको वोट मिला है और मुस्लिम जो मतदाता उन्होंने वोट पूरा किया है। बाकी जो भाजपा के साथ जो नाराजगी थी, जो वोट करना चाहते थे, वो उन्होंने उनको वोट किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफी मजबूती में मथुरा में नजर आ रहे हैं। सुरेश जी, आप बन रहे हमारे साथ, हम एक बार फिर से सुरेश चौहान जी के बाद मेरठ लौटते हैं। सुरेश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अरुण गोविल चुनाव मैदान में, सुनीता वर्मा इंडिया गठबंधन से हैं, तो देवव्रत त्यागी जी जो बसपा से चुनाव मैदान में, और त्यागी समाज ने सबसे पहले राजनीतिक दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो त्यागी समाज का रुझान किस तरह से देखा गया इस चुनाव में, क्योंकि उनके जाति से प्रत्याशी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए रोशन जी, त्यागी समाज, ये सही बात है कि चुनाव के शुरू से ही त्यागी समाज नाराज चल रहा था बीजेपी से। उससे पहले कई घटना हुई मुजफ्फरनगर में, जो त्यागी समाज के नेता थे मांगेराम त्यागी, उनके ऊपर मुकदमा किया गया, उससे जो है त्यागी समाज नाराज था। उससे पहले नोएडा में, गाजियाबाद में जो श्रीकांत त्यागी वाला मामला हुआ, उससे भी त्यागी समाज कहीं ना कहीं नाराज था। लेकिन कोर वोटर ये पूरा का पूरा सीधा सीधा ये बीजेपी का ही था। और
बीएसपी पे या सपा पे कभी गया नहीं है। तो इसलिए बीएसपी से भले ही देवव्रत त्यागी को टिकट दे करके मायावती ने कोशिश की है कि त्यागी समाज का वोट बीएसपी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, और कुछ 10% या 15%, 20% तक ये हुआ भी कुछ क्षेत्रों में। लेकिन जो टोटल वोट है फिर लास्ट में आकर के बीजेपी पे ही गया है, क्योंकि नाराजगी थी वो ठीक है, लेकिन नाराजगी जो कई समाज थे इस तरह के, त्यागी समाज भी था, सैनी समाज भी था, ठाकुर समाज भी था, इनका मकसद ये था कि अपनी नाराजगी ये जाहिर कर, अपनी नाराजगी का एहसास कराएं, और ये कुछ हद तक एहसास कराने में कामयाब जिस तरह से अगर हम बात करें श्रीकांत त्यागी की, श्रीकांत त्यागी के बाद तमाम त्यागी समाज आक्रोशित हुआ, महापंचायतें हुई, चाहे वो सुक्करताल में हुई, चाहे फतोली नगरी देवबंद में हुई, चाहे मुजफ्फरनगर फतोली में हुई, चाहे वो मेरठ में हुई, तो श्रीकांत त्यागी ने अपनी नई पार्टी भी बनाई, तो उसका कितना असर देखने को मिला है पूरे चुनाव में, क्या बात करें? देखो, किसी पार्टी का और जो उन्होंने बनाई थी उसका असर कहीं किसी चुनाव में मेरठ में भी है ना ही आसपास कहीं देखने को मिला है। त्यागी समाज देखा जाए तो मेरठ में भी देवव्रत त्यागी लड़ रहे थे, मुजफ्फरनगर में भी जय सुनील त्यागी निर्दलीय रूप से लड़ रहे थे, लेकिन ये नहीं था कि त्यागी समाज सारा का सारा उधर डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि त्यागी समाज मेन रूप से ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज ये बीजेपी का एक और वोटर रहा है पहले से, तो बीजेपी की ही तरफ इनका रुझान रहा है। नाराजगी की देखो, चाहे वो राजपूत समाज का वोट हो, चाहे वो त्यागी समाज का हो, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा खामियाजा तो हर जगह उठाना पड़ा है बीजेपी को, और कुछ वोट तो ऐसा रहा है कि नाराजगी है, लेकिन नाराजगी के बाद उन्होंने ये नहीं कि दूसरी पार्टी के नेता को वोट दिया है, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है, नाराजगी है तो वोट डालने ही नहीं गए। जो वोट परसेंटेज डाउन हुआ है उसका कहीं ना कहीं एक कारण, बेसिक कारण ये भी रहा है जो नाराजगी थी। नाराजगी के चलते मुजफ्फरनगर का चुनाव हुआ लोकसभा का, तो सदना में वोट परसेंटेज बहुत डाउन रहा। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय समाज का जो वोट था वो घर से निकला ही नहीं, तो नाराजगी थी। नहीं सर, सदना में तो हमने देखा है संगीत सोम खुद मुखालफत कर रहे थे संजीव बालियान की पूरे चुनाव में। बिल्कुल, संगीत सोम नाराज मतलब उसकी मुखालफत कर रहे थे उसमें संजीव बालियान की, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सारा का सारा वोट जो क्षत्रिय समाज का वोट है वो संगीत सोम के पीछे ही है, क्योंकि अगर आप जाएं तो थोड़ा सा पीछे जो इससे पहला चुनाव विधानसभा का हुआ था जिसमें संगीत सोम को हार का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं जो ये इनकी नाराजगी उस समय राजपूत समाज में भी थी इनको लेकर के, क्योंकि ये समाज के उस समय कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाए थे, इसलिए भी इनको उस समय हार का सामना करना पड़ा था, जिसका ठीक रहा इन्होंने जाट वोटों पर और अन्य बिरादरी के वोटों पर फोड़ा कि इनकी वोट मुझे नहीं मिली इसलिए मुझे हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसा भी नहीं है कि संगीत सोम के पीछे पूरा राजपूत समाज है। बाद में जो यहाँ पर कुछ और राजपूत नेता थे, जो मेरठ के जिला अध्यक्ष है शिव कुमार राणा, वो भी राजपूत समाज से हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक वो कामयाब रहे इस बात में कि राजपूत समाज के लोगों को समझाने में कामयाब रहे, और कुछ हद तक उन्होंने वोट को बीजेपी पे भी किया। जी, अगर हम बात करें मेरठ लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि मेरठ में टिकट कटा है, राजेंद्र अग्रवाल जी सांसद थे, मौजूदा सांसद हैं, और उसके बाद पैराशूट प्रत्याशी को चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, और इसी तरह से सुनीता वर्मा भी इंडिया गठबंधन से चुनाव मैदान में, तो मुकाबला किसके बीच देखा जाए? मुकाबला तो सीधा सीधा अरुण गोविल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और समाजवादी की सुनीता वर्मा के ही बीच है। देवव्रत त्यागी जो बीएसपी के थे, वो जो उनका बेस वोट बैंक था जो एससी समुदाय का, उसको ही वो अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं कर पाए पूरा, उसको लेकर के इस दौरान बीच में सोशल मीडिया पे उनकी कई तरह की विवादित वीडियो भी वायरल हुई, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब लोगों को ये लगा, जो उनका वोट बैंक था, कि ये कहीं फाइट में नजर नहीं आ रहे, कि बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है, तो वो वोट बैंक जो बीएसपी का था वो इधर समाजवादी की पार्टी की तरफ जाता नजर आ रहा, जिससे जो मुकाबला त्रिकोणीय होना चाहिए था वो पूरा मामला अब पूरा मुकाबला दो पक्षों के बीच या दो पार्टियों के बीच हो गया है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। चलिए सुरेश जी बन रहे हैं हमारे साथ, हम सुरेश जी के पास चलते हैं, क्योंकि सुरेश जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुरेश जी, किस तरह से देखते हैं पूरे समीकरण, क्योंकि आपने पूरा आंकलन कर लिया होगा इस बीच, कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्या हेमा मालिनी जीत पाएंगे पूरे चुनाव में मथुरा से? जी रोशन जी, मैं बिल्कुल बता दूं, शायद संभावना तो यही है कि चाहे कम वोटों से हो, लेकिन जीत की जो संभावना है वो हेमा मालिनी की ज्यादा है, क्योंकि जो 5 लाख पार 7 लाख पार
लेकिन कहते हैं ना कि वोट जीत जो है वो एक वोट की भी होती है और लाख वोट की भी होती है। लेकिन हाँ, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं फाइट दे रहा है उनको, लेकिन उसका अगर जो है दूसरा प्रत्याशी जिस तरह से विजेंद्र चौधरी बक्सर जो पहले आ रहे थे और जिसको भाजपा में फिर वो बाद में शामिल हो गए, अगर वो यहाँ से प्रत्याशी होते कांग्रेस की इंडिया गठबंधन से, तो हेमा मालिनी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से हारने वाली थी। लेकिन ये उसके कहें भाग्य की रेखाओं का ही। और दूसरा ये है कि जो कांग्रेस की यहाँ की आपस की जो फूट है, गुटबाजी है, उसका भी जो उसका प्रत्याशी है उसको खामियाजा थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा। उसकी क्योंकि कांग्रेस के जो काफी बड़े बड़े जो नेता थे मथुरा के, वो जो है उसमें साथ नहीं थे, उनके साथ नहीं दिखे। कुछ कार्यकर्ता उनके साथ जरूर थे, लेकिन जो चूंकि मुकेश धनखड़ एक जमीनी नेता, जमीनी कार्यकर्ता है, युवा नेता है, तो उसने अपने बल पे जो जितनी मेहनत की, उससे वो काफी हद तक वोटरों को अपनी तरफ समझाने या रिझाने में शायद हो सकता है कि कामयाब रहा हो। और चूंकि जो भाजपा का जो विरोधी वोटर है, या कहें मुस्लिम वोटर है या अन्य समाज का जो वोटर है जो भाजपा को वोट नहीं करना चाहता था, उनका वोट भी कांग्रेस को मिला है, इंडिया गठबंधन को मिला है। तो वो कहीं ना कहीं फाइट इस समय जो है वो मथुरा में जो लगती है वो गठबंधन और भाजपा के बीच है। और उसमें अगर हम बात करें, क्योंकि मथुरा भी जाट बहुल्य क्षेत्र है, जयंत चौधरी वहां से सांसद रह चुके हैं, लेकिन जाटों की अभी गाजियाबाद में जो महापंचायत हुई थी सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ, उसका असर क्या मथुरा में देखने को मिला चुनाव के दिन? जी रोशन जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चाहे भले ही जयंत चौधरी ने भाजपा गठबंधन में शामिल होकर के उनका प्रचार किया हो, लेकिन जो नाराजगी जाटों की भाजपा के साथ थी, चाहे वो किसान आंदोलन से हो या और जो जिस तरह के जो किसान बिल से या महंगाई या कहें कि जो किसान विरोधी कुछ नीतियां जो भाजपा की हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें थी। हालांकि जयंत चौधरी ने उनको काफी, लेकिन मुझे ही लगता है कि उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट कहीं भाजपा के समर्थन में जाते हुए दिखा हो मथुरा में। इसीलिए चूंकि दूसरा कोई प्रत्याशी भी और नहीं था, तो जो बसपा की तरफ से जो खड़े किए गए थे सुरेश चौधरी, उन्होंने जाट वोटरों को काफी अपनी तरफ करने की कोशिश की। अब ये देखना होगा कि 4 जून को किसके पलड़े में कितना वजन जाता है और कौन मथुरा का एक बार फिर से सांसद बनकर आता है। ये चूंकि अभी हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, क्योंकि वोटर, बहुत सारा वोटर ऐसा था जो चुप, यानी जो कहते हैं ना कि कहता कुछ है और अंदर जाके करता कुछ है, तो उसका भी सारा मतलब इस बार साइलेंट वोटर रहा है और बयानबाजी ज्यादा हुई है, लेकिन मतदान साइलेंट किया गया। साइलेंट, फिर उसके साथ साथ जो लेकिन मतदान जो प्रतिशत कम हुआ, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कौन कितने मत से जीतता है, कौन किससे हारता है, ये सब 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन अभी तक सारे प्रत्याशी एक दूसरे की जीत का ही नहीं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हो, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो या बसपा के प्रत्याशी हो। जहां तक हेमा मालिनी की बात है, हेमा मालिनी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं हम 7 लाख पार जा रहे हैं, हम 8 लाख पार जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जमीनी हकीकत पर कि वो 3 और 2 से ऊपर जा पाएंगी। लेकिन अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं हेमा मालिनी का घमंड है, वो कुछ भी बोल सकती हैं। और मथुरा की जनता इस बार, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और बड़ी मैं आपको बता दूं, स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा था वो बहुत हिट किया है। यानी कि बड़ा मुद्दा मथुरा स्थानीय और प्रवासी और स्थानीय का जो मुद्दा, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी थे बसपा के हो चाहे इंडिया गठबंधन के हो, उन्होंने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। क्योंकि हेमा मालिनी यहाँ पे कभी कभी आती है, वो लोगों से मिलती नहीं है, लोगों से केवल अपने 4-6 लोगों से मिलके बैठ के बात करके चली जाती है, टूर की तरह आती है। और शायद इसी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हेमा मालिनी को इस चुनाव में। तो हम चलते चलते एक बार फिर मेरठ लौटते हैं। मेरठ में सुधीर चौहान जी से आपसे जानना चाहेंगे। सुधीर जी, आज चलते चलते बहुत सूक्ष्म समय में बताइएगा कि किस तरह के आप पूरा चुनाव हुआ, कल मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन मेरठ के समीकरण क्या कहते हैं चलते चलते? देखिए, मेरठ के समीकरण की अगर मैं बात बताता हूँ तो मेरठ के समीकरण अभी तक लोकल कैंडिडेट होता है यहाँ का बीजेपी का, तो बीजेपी के लिए जीत बड़ी आसान थी। लेकिन चूंकि बाहरी कैंडिडेट और कुछ अंदर से जो है रोष बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में और वोटिंग परसेंटेज डाउन होना, जिसके कारण से सीट थोड़ी फंसी हुई है बीजेपी की। जीत हार का अंतर 10 से 15 हजार या 20 हजार के वोटों के बीच में ही रहेगा। हालांकि पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें भी जो है
सपा और बसपा दोनों इकट्ठे मिलकर लड़े थे, तब जाकर के जो है वो 4700 वोट से बीजेपी जीत पाई थी उस समय भी। लेकिन आज भी अब भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी जो जीत का जो गैप है वो ज्यादा 10 से 15 हजार के बीच में रहने की उम्मीद है, और उसी में दोनों में से किसी एक की जीत होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेरठ से वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौहान जी और मथुरा से सुरेश सैनी जो वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है दोनों लोकसभा सीटों पर, क्योंकि मेरठ भी अपने आप में हॉट सीट है और मथुरा भी हॉट सीट है। मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव मैदान में लड़ रही है। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर आपसे किसी मुद्दे पर मिलेंगे और जो बात करेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना देखा, मथुरा की बात करें, मथुरा में हेमा मालिनी ये चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर थी, तो वहीं तो दूसरे दलों से भी प्रत्याशी थे, लेकिन जो वोट परसेंट कम हुआ उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो मेरठ की बात करो तो मेरठ में भी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मार्जिन महज 20 से 25 हजार वोटों का रहेगा, जिसको लेकर के ये हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया है कि न्यूज़ 14 टुडे पर आप बने रहे हमारे साथ। किसी और लोकसभा को लेकर के फिर आपसे मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।